नमस्कार साथियों, आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पोजीशन ऑफ सिग्नल को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह देखते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल अर्थात केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले चार कारक है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा वंडरवाल डिसल्डिंग, तीसरा एनिसोट्रोपिक इफेक्ट और चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आई इफेक्ट भी कहते हैं, अर्थात प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जब किसी कंपाउंड से लगे होंगे तो उसके हाइड्रोजन एनएमआर सिग्नल की पोजीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। Deshielding of proton increase with the increasing electronegativity of the attached atom। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी कंपाउंड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ देते हैं तो उस कंपाउंड के प्रोटॉन का सिग्नल डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। देखिए FCl, Br, I और एक सिंपल CS4 कंपाउंड है। यहाँ पे चार तरह के कंपाउंड दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमने पीक प्राप्त हो रही 0.23 ppm के आसपास। जब यहाँ पे आयोडीन आई ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यहाँ पे एक प्रोटॉन H रिमूव कर दिया गया, इसकी जगह I लगा दिया गया, तो इस H की तुलना में इस I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो जैसे ही I जोड़ते हैं तो इन तीन प्रोटॉन्स का सिग्नल हमें प्राप्त होता है 2.16 ppm के आसपास, अर्थात कहाँ शिफ्ट हो रहा है, डिसल्डिंग की तरफ। अब हम I की जगह Br लगाते हैं, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I से ज्यादा होती है, तो सिग्नल और डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात यह हमें सिग्नल प्राप्त होता है 2.54 ppm के पास। अब इसी तरीके से हम Br की जगह Cl को रिप्लेस कर देते हैं, Cl वाला कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि Br से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, Cl की होती है। तो सिग्नल हमें और मोर डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट प्राप्त हो जाता है, जो हमें सिग्नल प्राप्त हुआ 3.1 ppm के आसपास। और फिर अगर हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें, क्योंकि फ्लोरीन की हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो हमारा सिग्नल और ज्यादा डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमें सिग्नल प्राप्त होता है 4.3 ppm की तरफ। तो यहाँ पे इन चारों कंपाउंड के सिग्नल का कंपैरिजन से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप हम जोड़ते हैं, एटम जोड़ते हैं, तो हमारा सिग्नल डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होता है, एटम होता है, वह प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही सिग्नल हमें डीशील्डिंग की तरफ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे और हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, उस एग्जाम्पल्स के द्वारा और समझते हैं। देखिए अगर एक ही कार्बन में जुड़े हुए हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे तीनों प्रोटॉन है, तीनों प्रोटॉन जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, तो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है 2.1 ppm पर। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन की जगह हमने Cl से रिप्लेस कर दी, तो हमारे को सिग्नल प्राप्त हो रहा 4.06 ppm पर, अर्थात डीशील्डिंग की तरफ सिग्नल शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा प्रोटॉन भी हम Cl से रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात यहाँ पे दो Cl ग्रुप हो गए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और हमें सिग्नल और डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात हमें सिग्नल प्राप्त होता है 5.96 ppm पर। इसी तरीके से यहाँ पे देख और एग्जांपल है, यहाँ पे तीन प्रोटॉन है, तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों प्रोटॉन हमें 3.1 ppm पे प्राप्त होते हैं। चूंकि यहाँ पे एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें सिग्नल 3.1 ppm पे प्राप्त होता है। एक प्रोटॉन और हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, अर्थात दो Cl हो गए,
दोनों Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हुई और हमें सिग्नल प्राप्त होता है 5.3 ppm पर। तीसरा प्रोटॉन भी हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, अब यहाँ पे Cl कितने हो गए, 3 हो गए, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है और हमें सिग्नल भी डीसीएलडी की तरफ शिफ्ट होते हुए प्राप्त होता है और हमें सिग्नल मिलता है 7.3 ppm पर। कुछ और एग्जांपल से हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए TMS है जो 0 ppm पे हमें सिग्नल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे CS3 है जहां पे ये तीन प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारे को सिग्नल प्राप्त होता है 0.9 ppm पर। और यहाँ पे देखिए इस CS3 के साथ नाइट्रोजन के लगे हुए हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है अर्थात हमें सिग्नल और डीसीएलडी की तरफ से प्राप्त होगा, तो हमें सिग्नल मिलता है 2.2 ppm पर। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है तो यह और डीसीएलडी की तरफ सिग्नल प्राप्त होता है जो 3.2 ppm पर प्राप्त होता है। और अब यहाँ पे मिल गया क्लोरीन, तो हमें सिग्नल और डीसीएलडी की तरफ प्राप्त होता है। The desilting effect of a group drop off quickly with distance। अब यहाँ पे देखिए desilting का प्रभाव कितने कार्बन तक रहता है। desilting का जो प्रभाव होता है बिल्कुल नेबरिंग अर्थात फर्स्ट कार्बन, कोई भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फर्स्ट कार्बन पे मैक्सिमम होगा, सेकेंड कार्बन पे उससे कम अर्थात 66%, थर्ड कार्बन पे मान लीजिए उससे भी कम अर्थात 33% और फोर्थ कार्बन पे डीसिल्टिंग अर्थात आई इफेक्ट मिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ, इस ऑक्सीजन से देखिए फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, 4 कार्बन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पे मैक्सिमम रहेगा आई इफेक्ट, यहाँ पे उससे कम 66% और उससे कम 33% और यहाँ पे 0% आई इफेक्ट रहता है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे 100%, सेकेंड कार्बन पे 66% और थर्ड कार्बन पे 33% और फोर्थ कार्बन पे 0%, अर्थात फोर्थ कार्बन पे आई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है अर्थात दोनों प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन इसके 2 प्रोटॉन बिल्कुल सेम है। ये 2 प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इन 2 प्रोटॉन्स और इन 2 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है और इन 3 प्रोटॉन्स और इन 3 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आप देखो सिग्नल देखते हैं, ऑक्सीजन से ठीक पास में लगे हुए कार्बन के प्रोटॉन का सिग्नल हमें 3.40 ppm पे प्राप्त होता है। अब सेकेंड नंबर का कार्बन, ये 2 सेकेंड नंबर के कार्बन है, इनका सिग्नल हमें 1.55 ppm पे प्राप्त होता है, अर्थात आई इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया। थर्ड कार्बन पे और ज्यादा कम हो गया अर्थात और कम प्रभाव डालेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्रभाव, तो यहाँ पे 1.37 ppm पे सिग्नल प्राप्त हो रहा है और फोर्थ कार्बन पे आई इफेक्ट होगा ही नहीं अर्थात ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फोर्थ कार्बन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये पूर्णतः सील्डेड होगा अर्थात सिग्नल हमें 0.92 पर प्राप्त होता है। अब सेकेंड लेते हैं वंडर वाल्स डीसिल्टिंग। वंडर वाल्स डीसिल्टिंग क्या है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बल्की ग्रुप विल टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड in overcrowded molecules surrounding the proton and the proton is desilting। अब देखिए इसको समझने के लिए देखिए ये कोई कंपाउंड लिया हमने और ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप का की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके चारों तरफ क्या होगी, क्योंकि बड़ा ग्रुप है जो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इसी तरीके से इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे,
रिपेल करेंगे। तो इस बल्की ग्रुप के कारण इन दोनों प्रोटॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, रिपेल हो जाएगी। रिपेल होने के कारण इन दोनों प्रोटॉन्स के सिग्नल क्या होंगे, डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं वंडरवाल डीशिल्डिंग। अर्थात बल्की ग्रुप के कारण किसी भी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का रिपेल होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना और सिग्नल का डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होना वंडरवाल डीशिल्डिंग कहलाता है। थर्ड लेते हैं एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। एनिसोट्रोपिक मीन नॉन यूनिफॉर्म, अर्थात एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, अर्थात बिल्कुल एक जैसा नहीं हो। मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी मीन दैट देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो। ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन पाई system interact with applied magnetic field and cause anisotropy. The signal show shielding and deshielding. अब यहाँ पे हमें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन से या तो सिग्नल हमें शील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या सिग्नल डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को ही हम एनिसोट्रोपी इफेक्ट कहते हैं। तो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट वन बाय वन कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ एल्कीन, तो यहाँ पे सबसे पहले एल्कीन का लेते हैं। एल्कीन है तो हमें पता है कि एल्कीन में एक ये पाई बॉन्ड है जिसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन है। इन दो पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इस तरीके से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करेंगे तो इनके मूव करने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके से डाउन की तरफ होता है, ये इस तरीके से। और ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए इन पाई इलेक्ट्रॉन से होते हुए और इस तरफ बाहर की तरफ होता है और वापस इस तरीके से आता है। ये हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड में, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डाउन की तरफ। अर्थात ये जो हिस्सा है ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है शील्डेड एरिया। चूंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से मूव करते हुए अप साइड में ट्रांसफर होता है, तो ये जो हिस्सा है यहां से ये वाला हिस्सा जिसमें दोनों प्रोटॉन आएंगे, ये वाला हिस्सा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलिंग होता है, के अनुसार होता है, अर्थात ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, तो ये वाला हिस्सा डीशील्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पे एल्कीन के चारों प्रोटॉन डीशील्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके कारण इनका सिग्नल हमें डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होता है। इसी तरीके से एल्काइन के लिए लेते हैं। हमें पता है एल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ एक पाइप जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, एक पाइप जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। अब ये इसमें सर्कुलेट होते हैं, इस तरीके से इसमें मूव करते रहते हैं, इस तरीके से। आप बाय हार्ट के नियम के अनुसार जैसे ये मूव करेंगे तो एक मैग्नेट डेवलप होगा। ये मैग्नेट का जो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेट है, इसका डायरेक्शन ये रहेगा जैसे कि हमें डायग्राम में प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो पाई बॉन्ड के पैरेलल है, ये वाला ये शील्डेड एरिया होगा और ये डीशील्डेड होगा। ये वाला डीशील्डेड एरिया होगा क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटॉन यहाँ पे कहाँ पे है, बिल्कुल पाई बॉन्ड के बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है इनका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों के दोनों प्रोटॉन होंगे शील्डेड, हाईली शील्डेड होते हैं। तीसरा एग्जाम एनिसोट्रॉपी इफेक्ट ऑफ बेंजीन।
The 6 pi electron in the benzene circulate around the ring, create a ring current. हमें पता है कि बेंजीन रिंग के, ये बेंजीन रिंग में जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं क्लॉकवाइज, इस तरीके से सर्कुलेट हो रहे हैं ये देखिए, और सर्कुलेशन के कारण एक रिंग करंट उत्पन्न हो जाता है। इस रिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, इसका डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड रिंग के बीचों बीच वाला हिस्सा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है, जिसके कारण रिंग का बीच वाला हिस्सा, बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है जो रिंग के बिल्कुल सेंटर वाला है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये सील्डेड एरिया हुआ। और ये जो रिंग के बाहर की तरफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो बाहर की तरफ, ये देखिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रहा है। तो ये जो हिस्सा है जो रिंग के बाहर की तरफ वाला हिस्सा, वो डीशिल्डिंग एरिया कहलाएगा। और इसी एरिया में जितने भी H होते हैं वो इसी एरिया में, बेंजीन के जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। अर्थात ये सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ आएंगे, डीशिल्डिंग में। अर्थात बेंजीन में रिंग करंट के कारण बेंजीन के सारे प्रोटॉन डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अर्थात ये है डाउन फील्ड में इनका में सिग्नल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे कुछ और है, इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। ये कुछ वैल्यूज हैं जिसके बारे में देखेंगे। हाईली डीशिल्डेड हो जाते हैं। देखिए पाई बेंजीन रिंग के कारण, अर्थात पाई बेंजीन रिंग में क्या होता है, रिंग करंट होता है। इन रिंग करंट के कारण ये जो प्रोटॉन है हाईली डीशिल्डेड होते हैं, जिनकी पीक हमें 6.5 से 8 ppm में प्राप्त होती थी। इसी तरीके से इन पाई एल्कीन में ये जो होता है डीशिल्डिंग की तरफ प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भी ये एरिया डीशिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण हमें सिग्नल प्राप्त होता है 4.65 से 6 के मध्य ppm के मध्य। अब एल्काइन में H क्या हाईली शिल्डेड होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, अर्थात हाईली शिल्डेड होता है। तो हमें सिग्नल लगभग 2.5 के आसपास से प्राप्त होता है। यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक 4 है। आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमने पहले इससे पूर्व की क्लास में डिस्कस कर लिया है। वंडरवाल्स डीशिल्डिंग, जो ये भी हमने पूर्व वाली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, और इसको भी हमने पूर्व वाली क्लास में अध्ययन कर लिया है। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करती है के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से प्रभावित करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट द सिग्नल टुवर्ड्स द डीशिल्डिंग, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सिग्नल होता है उसको डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट कर देती है। डीशिल्डिंग शिफ्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कितना डीशिल्डिंग करेगी, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डीशिल्डिंग ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ कम है तो डीशिल्डिंग कम होगी। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली डिस्टिंग्विश्ड। कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी पहचान या इन दोनों में डिफरेंस हम NMR के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट शो एनी शिफ्ट ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इंटरमोलिकुलर अर्थात दो अलग अलग मोलिक्यूल के मध्य अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कंपाउंड की कंसंट्रेशन चेंज करने पर उसकी पोजीशन या डीशिल्डिंग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। और अगर इंट्रामोलिकुलर है, अगर अर्थात एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आप कंपाउंड सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर दें
तो उसके डिसिल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सिग्नल जो हाई कंसंट्रेशन पे आ रहा था वो लो कंसंट्रेशन पे भी वहीं पे प्राप्त होगा। लेकिन अगर यह क्या हो, इंटरमोलिक्यूल अलग अलग मोलिक्यूल्स के मध्य पाई जाता हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है डायलेशन के साथ। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे इसको। ये देखिए, एट हाई कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग बनेगी तो उसकी मात्रा या डिसिल्डिंग या सिग्नल की जो पीक है वो हमें 8 to 4 ppm के ऊपर प्राप्त होती है। और अगर कंसंट्रेशन कम कर दी जाए, अर्थात सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए, अर्थात ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जाए जो इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर दे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो पीक डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो रही थी अब वो डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट नहीं होगी और वो ओरिजिनल पीक हमें प्राप्त होगी 2 ppm पर। अर्थात बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के OH में H की जो सिग्नल है वो 2 ppm पर प्राप्त होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये शिफ्ट हो जाता है 8 to 4 ppm पर। ये केमिकल शिफ्ट की कुछ वैल्यूज हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से केमिकल शिफ्ट को 4 कारक प्रभावित करते हैं और केमिकल शिफ्ट के कारण जो हमें सिग्नल मिलता है किस कंपाउंड का, किस हाइड्रोजन का किस कंपाउंड में कहाँ पीक प्राप्त होगी वो हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे RCH3 में इन तीनों हाइड्रोजनों की पीक हमें प्राप्त होगी 0.7 to 1.3 के ऊपर। इसी तरह R2CH2 में दोनों प्रोटॉन्स की हमें प्राप्त होगी 1.2 से 1.4 पर और R3CH की हमें प्राप्त होगी 1.4 से 1.7 ppm पर। इसी तरीके से एल्कीन होगा तो उसमें हमें इस प्रोटॉन की पीक मिलेगी 1.6 से 2.6 पर। और अगर कीटोन है, एल्डिहाइड है, इस तरीके से तो इनकी हमें लगभग जो पीक प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 2 से लेके 2.5 के मध्य। अगर CN ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CH की जो पीक होती है वो 2.1 से लेके 3 के मध्य प्राप्त होती है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H हो तो हमें पीक प्राप्त होती है 2.1 से 3 के पास में। इसी तरीके से CH उसके साथ में अगर कोई N जुड़ा हुआ हो तो 2 के आसपास मिलती है। S जुड़ा हो तो वो भी 2 से 3 के मध्य। और कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें I होगा हेलोजन तो 2 से लेके 4 के मध्य प्राप्त होगी। क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ होगा तो 3 से 4 के मध्य प्राप्त होगी। और OR ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो 3.2 से लेके 3.8 के मध्य प्राप्त होती है। OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो CH ग्रुप से तो इस प्रोटॉन की हमें प्राप्त होती है 3.2 से 3.8 के मध्य। और अगर RCOO ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो 3.5 से 4.8 के मध्य जुड़ा हो ppm के मध्य प्राप्त होती है। और NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे 4.1 से 4.3 के मध्य प्राप्त होती है। और अगर F जुड़ा हुआ हो CH से यहाँ पे 4.2 से 4.8 के मध्य प्राप्त होती है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ हो तो हमें प्राप्त होती है 4.5 से 6.5 के पास। और बेंजीन में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं इसके 6 के 6 प्रोटॉन्स की हमें प्राप्त होती है 6.5 से 8 के मध्य। इसी तरीके से अलग अलग देख रही है, जैसे एल्डिहाइड है इसका 9 के आसपास, 9 से 10 के बाद। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिटिक एसिड COOH का हो तो 11 से 12 के मध्य प्राप्त होती है। ये जनरल हमें एक आइडिया है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि केमिकल शिफ्ट के कारण, अर्थात कोई भी ऐसा ग्रुप जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता हो वह सिग्नल को डिसिल्डिंग की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब चाहे वो हेलोजन हो या CO ग्रुप हो या NC ग्रुप हो
या फिर COO ग्रुप हो। जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है तो ज्यादा, जैसे इसमें 2 ऑक्सीजन हो गए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, तो ये 11 से 12 के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है, ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए हम इसे समझेंगे। देखिए एक एल्किल ग्रुप के साथ 3 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं तो ये सील्डेड है, 2 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डीसील्डिंग हो गया, एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है तो और ज्यादा डीसील्डिंग है। अर्थात हमें देखिए 3 प्रोटॉन है तो सील्डेड, 2 प्रोटॉन हुए, 2 एल्किल समूह है तो डीसील्डेड, और केवल एक प्रोटॉन है तो ये हो गया और ज्यादा डीसील्डेड। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता है यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इनसे लगे हुए। हम जो NMR ले रहे हैं, NMR पीक ले रहे हैं, किनकी ले रहे हैं? इन हाइड्रोजन्स की ले रहे हैं। तो इन हाइड्रोजन और इस कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रभाव इस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन अर्थात तीनों प्रोटॉन्स की पोजीशन निर्धारित करेगा। अब हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। अर्थात एक कार्बन 1/3 और 1/3 और 1/3 पावर से इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अर्थात तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी अगर पावर 1 है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो, कार्बन की 1 मान लीजिए, तो ये 3 प्रोटॉनों के लिए बराबर बराबर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, जो कम होगी तीनों हिस्सों में डिवाइड हो रही है और हमें एक पीक प्राप्त होती है। अब इसकी तुलना करते हैं यहाँ पर, ये भी वही कार्बन है। अब इस कार्बन को 2 प्रोटॉन है, इन 2 प्रोटॉन्स के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यहाँ पे 3 को कर रही थी कार्बन, यहाँ पे क्या करेगी 2, अर्थात यहाँ पे 50-50% पावर से ये अट्रैक्ट करेगी। अगर ये मान लीजिए इसकी कार्बन की पावर हमने 1 मान ली तो ये आधी पावर से इसको अट्रैक्ट करेगी, आधी पावर को इससे अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ पावर से अट्रैक्ट कर रही थी, वहां यहाँ पे 1/3 पावर से, अर्थात 33% से अट्रैक्ट कर रही थी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 50% से अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन पे क्या होगी, ज्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू इन 3 प्रोटॉन से। तो ये डीसील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से यह कार्बन वही कार्बन है, अब ये इसको केवल एक प्रोटॉन के या एक हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 2 को करना पड़ रहा था, यहाँ पे 3 को करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ एक के बॉन्ड को ही, इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अर्थात ये इस प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू, सबसे ज्यादा कम होगी इन दोनों की तुलना में, यहाँ पे और डीसिल्डिंग हो जाती है। तो हमें जो पीक प्राप्त होती है 1.4 से 1.7 ppm के पास प्राप्त होती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोल्यून है, इसमें 2 तरह के प्रोटॉन्स है, एक 5 प्रोटॉन ये हैं जो इस बेंजीन पे लगे हुए हैं और 3 प्रोटॉन ये हैं, इनको हमने A दिया और इनको हमने B दिया। अब इन दोनों के प्रोटॉन के सिग्नल या पोजीशन में डिफरेंस होगा। देखिए इस बेंजीन में हमें पता है कि क्या है, रिंग करंट होता है, रिंग करंट के कारण ये सारे के सारे पांचों को पांचों जो प्रोटॉन है वो हाईली डीसील्डेड होंगे और ये सील्डेड होंगे क्योंकि इसमें रिंग करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये हमें A की पीक प्राप्त होगी और ये हमें B की पीक प्राप्त होगी। इसी तरीके से दूसरा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे प्रोटॉन क्या है, एक जैसे हैं तो हमें A की सिग्नल मिलेगा A। बेंजीन में सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं तो हमें A की सिग्नल मिलेगा A। इसी तरीके से इसके अंदर ये 3 ये 3 ये 3 अर्थात ये 12 प्रोटॉन सारे के सारे सेम एनवायरनमेंट में, उनकी सिग्नल जो प्राप्त होगा हमारे एक ही तरह का मिलेगा, जिसको A कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए
इसके लिए देखेंगे, इसमें दो तरह के प्रोटॉन है, प्रोटॉन ए जो CH3 ग्रुप के हैं और प्रोटॉन बी जो इस बेंजीन रिंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन की पोजीशन सील्डिंग होगी, किसकी डिसील्ड होंगे देखेंगे, क्योंकि ये रिंग करंट के कारण बी वाले प्रोटॉन सील्डेड होंगे, डिसील्डेड होंगे, तो इनकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, और ए वाले पे किसी भी रिंग करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी तुलना में ज्यादा है, अर्थात ये सील्डेड होंगे, अर्थात इनकी पोजीशन सील्डिंग की तरफ होगी और इन बी की पोजीशन डिसील्डिंग की तरफ होगी। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखेंगे कि ये 9 प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे होंगे और इन्हें हमने दिया है ए, ठीक है, और ये किससे जुड़ा है, ब्रोमीन से, तो इन 9 के 9 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल होगा, ये एक सिंगल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो सिंपल CH3 और यहाँ पे अगर कोई CH3 जोड़ दिया जाए तो उसकी तुलना में ये थोड़ा सा डिसील्डिंग की तरफ प्राप्त होगी। इसी तरीके से इसमें देखिए दो तरह के प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन वो जो ऐसे कार्बन से जुड़े Br की तरफ नजदीक है, ये Br से थोड़ी डिस्टेंस पे रखता है, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे ये डिसील्डिंग की तरफ चला जाएगा और ये सील्डिंग की तरफ। तो यहाँ पे दो पीक प्राप्त होगी हमें, एक पीक और दूसरी पीक। तो ये जो पीक जो सील्डिंग की तरफ है TMS, सील्डिंग की तरफ जो पीक होगी वो होगी ए की, और डीसील्डिंग की तरफ की होगी वो बी की, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 तरह के कार्बन है, अर्थात हमें 3 तरह के सिग्नल मिलेंगे, एक सिग्नल सी है, दूसरा सिग्नल बी है और तीसरा सिग्नल ए होगा। तो हमें पोजीशन देखें, देखिए ये कार्बन उस कार्बन से लगा है जो ब्रोमीन से जो है, अर्थात बिल्कुल ब्रोमीन के पास वाले कार्बन से लगा हुआ, अर्थात ये ज्यादा डिसील्डिंग होगा, तो ये इसकी हमें सी का सिग्नल मिल गया, ये मान लीजिए हमें सी का सिग्नल मिला। अब ये क्या है, सेकंड नंबर का कार्बन है ब्रोमीन से, तो यहाँ पे हमें ये बी का सिग्नल मिलेगा, और चूंकि ये बहुत दूर है तो ब्रोमीन से, तो ये क्या सारा मोर सील्डेड होगा, तो हमें ए का सिग्नल प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी 2 तरह के प्रोटॉन है, CH3 एक तरह का, CH3 एक तरह का, मतलब ये दोनों 6 प्रोटॉन एक जैसे हो गए, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, और ये एक प्रोटॉन एक है जो क्लोरीन के बिल्कुल पास में है, जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया। तो हमें यहाँ पे 2 तरह के सिग्नल मिलेंगे, दोनों सिग्नल की देखेंगे पोजीशन। ये देखिए ए वाले जो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, ये क्या है, दूर है, अर्थात ये थोड़े सील्डेड होंगे, अर्थात Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, बी वाले प्रोटॉन पे, तो ये बी वाले प्रोटॉन का सिग्नल हमें प्राप्त होगा, ये बी का, और हमें ए का सिग्नल थोड़ा सा सील्ड पोजीशन पे प्राप्त होगा। तो 6 प्रोटॉन का सिग्नल हो गया, जिसे हमने ए लिखा है, और ये 1 प्रोटॉन का सिग्नल हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, 4, क्योंकि 4 तरह के इसमें प्रोटॉन है। अब पोजीशन देखेंगे, एक ये वाला है प्रोटॉन, एक ये वाला प्रोटॉन है, और एक ये, तो इसमें किसकी क्या होगी, देखिए ब्रोमीन से जो सबसे नजदीक होगा वो ज्यादा डिसील्डिंग होगा, तो सब ब्रोमीन से वाले कार्बन से लगा हुआ प्रोटॉन डी है, जिसकी सबसे ज्यादा पीक हमें प्राप्त होगी डिसील्डिंग की तरफ, फिर हमें बी की प्राप्त होगी, और फिर सी की प्राप्त होगी, और देन ए की प्राप्त होगी। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा सील्डेड ए हो गया और सबसे ज्यादा डिसील्डेड डी हमें सिग्नल प्राप्त होता है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 तरह के कार्बन ग्रुप है, एक ये पी वाला जो दोनों सेम है, और एक ए वाला। चूंकि ये डायरेक्ट सी कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन का है, तो ये डीसील्डिंग होगा बी वाला, और ए वाला सील्डिंग एरिया में पोजीशन हमें प्राप्त होती है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 तरह के प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है जिसे हमें ए से रिप्रेजेंट करा है, 2 प्रोटॉन बी से रिप्रेजेंट करे हैं, और रिमेनिंग
4 प्रोटॉन हमने सी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे सिग्नल लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिंग करंट का सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो रिंग करंट के कारण ये छह 4 के 4 प्रोटॉन पहले प्राप्त होंगे बी शील्डिंग की तरफ। डी शील्डिंग की तरफ हमने ले लिया कौन सा, सी वाला प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे दोनों की तुलना करते हैं ए और बी की। तो ए और बी में देखिए बी बी में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अर्थात क्लोरीन होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या होगा, डी शील्डिंग की तरफ शिफ्ट होगा एज कम्पेयर टू ए। तो हमें अब सिग्नल प्राप्त होगा यहाँ पे बी का और देन ए का जो शील्डिंग वाला है। इंटीग्रेशन होता क्या है? द एरिया ऑफ ईच पीक अंडर द एनएमआर रेजोनेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ईच सेट प्रेजेंट इन कंपाउंड। का मतलब है कि एक ही तरह के प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ ईच पीक उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात पीक पीक का जो एरिया होता है, अर्थात इंटीग्रेशन होता है, वह एक ही तरह के प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। द रेशियो ऑफ इंटीग्रल्स अर्थात एरिया टू वन अनदर गिव द रेशियो ऑफ adjoining प्रोटॉन इन ए स्पेक्ट्रा। जो एरिया है उनके रेशियो के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में एक ही तरह के प्रोटॉन का क्या रेशियो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे दो पीक दिखाई दे रही है हमें, CH3O बी वाली पीक और एक हमें ए वाली पीक दी। पीक एरिया रेशियो क्या है यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में है, पी है एक और बी का में 20 है, तो दोनों का रेशियो है 20 ए रेशियो बी ए था 20/60। टोटल इंटीग्रेशन यूनिट्स कितनी होगी, दोनों को हम सम करेंगे 80 हो गया। टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, देखिए यहाँ पे 3 प्रोटॉन की है, ये 9 प्रोटॉन्स है, दोनों को जोड़ेंगे हम 12 प्रोटॉन टोटल है। तो अब हम इंटीग्रेशन यूनिट पर प्रोटॉन कितनी इंटीग्रेशन यूनिट है, तो 80 यूनिट। तो 12 प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे 6.6 प्राप्त होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन पीक ए पीक में कितने प्रोटॉन है, ए पीक में प्रोटॉन है, इसकी एरिया हमें 60 मिला, डिवाइडेड करेंगे पर प्रोटॉन डिवाइड करेंगे तो लगभग हमें 9 प्राप्त होता है। अर्थात 9, तो ए जो पीक है वो 9 की प्राप्त होती है, 9 प्रोटॉन्स के कारण है। और बी जो पीक आता है सेम आता है, अर्थात 9 प्रोटॉन ए के हैं और 3 प्रोटॉन बी के हैं। इसे हो गया 1:3। इसी तरीके से अगर इनकी पीक का एरिया का रेशियो निकालें, रेशियो 20, दोनों का रेशियो करेंगे यहाँ पे तो 1 ही प्राप्त है। तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 3 पीक है, सिग्नल ए 54 है, सिग्नल बी 33 और सिग्नल सी 33। तीनों को जोड़ेंगे हम, इंटीग्रेशन यूनिट कितनी हुई टोटल 110। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूले के द्वारा आपको कंपाउंड एक तरह के प्रोटॉन निकालने हैं हमें, एक तरह के ग्रुप कितने प्रोटॉन्स के। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला दे दिया गया है और यहाँ पे स्पेक्ट्रा दे दिया गया है। इस आधार पे हमें बताना है कि इन 10 प्रोटॉनों में से कितने प्रोटॉन एक जैसे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, डिवाइड करेंगे पर यूनिट पर प्रोटॉन। तो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई 10 11 आ गया पर प्रोटॉन यूनिट। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे सिग्नल ए के लिए, सिग्नल ए में कितने प्रोटॉन होंगे 54 डिवाइड बाई 11 4.99, का मतलब है 5 प्रोटॉन की है।
23 डिवाइडेड बाई 11 बना हो गई। 33 डिवाइडेड बाई 11 है 3 प्रोटॉन की साथ। ये केवल फॉर्मूला और हमें स्पेक्ट्रा के द्वारा हमें पता लग जाता है कौन से प्रोटॉन की प्राप्त होती है। इस तरीके से और मोर एग्जांपल है वो हमने आपसे समझ। CS3 CS2 CS2 Br, यहाँ पे देखिए तीन तरह के प्रोटॉन, तीनों प्रोटॉन का जो रेशियो है, प्रोटॉन ए 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन बी यहाँ पे इनका रेशियो प्राप्त होगी। एग्जांपल है 1 है का रेशियो प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, तो यहाँ हमारे पास 6 1। यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रोटॉन, तो हमें सिर्फ वो 12 प्रोटॉन का होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 12 प्रोटॉन है, ये भी सारे एक इंजन में भी सेम प्रोटॉन है, और अंदर भी देखिए 3 प्रोटॉन ए और 3 प्रोटॉन, अर्थात 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 4 प्रोटॉन 6:4। तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये 9 प्रोटॉन बिल्कुल एक बिल्कुल मिलेगा 9 इंटीग्रेशन ए तरीके से। एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, इसमें दो तरह के प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन का रेशियो भी या 3:2 से। एग्जांपल में एग्जांपल में भी तीन तरह के प्रोटॉन ए प्रोटॉन बी का रेशियो का 3:, हमें जो इनका एरिया मिलेगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें तीन तरह के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो प्रोटॉन एक जैसे होंगे, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये अलग हुआ। हमें 6 प्रोटॉन एक जैसे और एक प्रोटॉन अलग है, तो हमें जो 1 में प्राप्त होता है एरिया का रिलेटिव का रेशियो प्राप्त। फॉर एग्जांपल यार जो ग्रुप होने के कारण यहाँ 4 तरह के 4 तरह के प्रोटॉन का रेशियो के रिलेटिव एरिया। एग्जांपल में हमें दो तरह के प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, प्रोटॉन टोटल 4 हैं, ए प्रोटॉन तो एक, तो हमें इसका रिलेटिव रेशियो प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए के अंदर हमें तीन तरह के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन ए, 2 प्रोटॉन बी और 4 प्रोटॉन सी। बी सी दो रेशियो 4 का रिलेटिव एरिया का वो मिलेगा 3।
तरीके से हमने देखा क्रिया के आधार पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यूं समझे नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर हमें पता चल जाए स्पेक्ट्रम के नेगेटिव एरिया ज्यादा splitting pattern tell us how many neighboring hydrogen present। अब जो splitting pattern होता है स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है, मतलब इस तरीके से कोई कितने स्प्लिटिंग हो रहा है, सिग्नल है, स्प्लिटिंग पैटर्न है, ये से हमें पता चलता है नेबरिंग हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। Proton on adjacent carbon will be interact and split each other resonance into two multiple peak. This is known as spin-spin coupling or splitting। अर्थात जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करके एक दूसरे की पीक को स्प्लिट कर देते हैं। इसे ही हम स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेबरिंग जो वर्ड यहाँ पे काम में लिया है, नेबरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल कार्बन को, ये बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे जो प्रोटॉन होते हैं वो नेबरिंग प्रोटॉन कहलाते हैं। अर्थात एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन के मध्य एक, दो और तीन तीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अर्थात बिल्कुल पास वाली कार्बन के जो प्रोटॉन है वो कहलाते हैं नेबरिंग प्रोटॉन्स। N+1 rule। An equivalent neighboring hydrogen will split a H signal into N+1 Pascal pattern with a coupling constant J। का मतलब है कि जो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमें जो प्राप्त हो रहा है उसमें जो स्प्लिटिंग हो है वो, अगर उसके पास में n इक्विवेलेंट नेबरिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे मान लीजिए n नेबरिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका जो सिग्नल है, प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो स्प्लिट होगा, कितने में स्प्लिट होगा, वो N+L रूल के सब। मान लीजिए यहाँ पे दो प्रोटॉन है, स्प्लिटिंग होगी 2+1 का मतलब है 3 पीक में स्प्लिट होता है। इस प्रोटॉन के सिग्नल 3 स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे इस पैटर्न दे रखा है। अगर जीरो प्रोटॉन हो, n प्रोटॉन जीरो हो तो कोई सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा, जिसे हम देंगे स्प्लिट। अगर 1 हो तो वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा, जिनका पास्कल पैटर्न होगा 1:1, और जिसे डबलेट कहेंगे। इसी तरीके से 2n प्रोटॉन हो तो N+3 में का स्प्लिटिंग का नाम होगा ट्रिपलेट, जिसका पास्कल पैटर्न होगा 1:2। इसका मतलब देखिए, तो 1 सिंगलेट का ये हो गई, डबलेट का मतलब दोनों हाइट सेम होगी, और ट्रिपलेट में 1:2:1 ये 1 हाइट लगभग यहाँ पे होगी। इस तरीके से हमें ये ट्रिपलेट प्राप्त होता है। इसी तरह क्वार्टेट, अगर 3 प्रोटॉन हो तो 4 पीक में स्प्लिट होगी, का हम क्वार्टेट कहेंगे। का पैटर्न होगा 1 तरीके से हमें प्राप्त होगी ये पीक, 1 2 3 4 में ये split। इसी तरीके से अगर n 4 हो तो N+1 हिसाब से 5 में स्प्लिट हो जाएगी, और पास्कल जो पैटर्न है इसका 1:4:6:4:1 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है 1 4 6 4 1। इस तरीके से हमें
क्वांटिटेट पीक प्राप्त होती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, कार्बन, ये दूसरी कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन लगे हुए, 2 प्रोटॉन है, थोड़ा बी आर लगा हुआ है। इसी तरीके से इस कार्बन पे एक प्रोटॉन लगा हुआ है, तो इसको हम जैसे इसको बी दे दें और इसको हम ए दे दें, तो कार्बन ए पे 2 प्रोटॉन है और कार्बन बी पे 1 प्रोटॉन है। क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन है बी पे, इसलिए हाईली शील्डेड होगा, और ये इसकी तुलना में थोड़ा सा सॉरी हाईली डिशील्डेड होगा। और कार्बन ए के जो प्रोटॉन है वो शील्डेड होंगे। ये देखिए पहले तो पीक की पोजीशन देखते हैं। कार्बन ए के दोनों प्रोटॉन की पीक 4 के आसपास आ रही है, और कार्बन बी के प्रोटॉन की पीक आ रही है हमें 5.7 के आसपास दिखाई दे रही है हमें। अब देखते हैं स्प्लिटिंग। अब देखिए दोनों प्रोटॉन अलग है। कार्बन ए के पास में नेबरिंग प्रोटॉन कितना है 1, तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 1 का मतलब है 2। तो ये जो पीक है, एक की जो पीक है वो हमें 2 में स्प्लिट होगी। ये देखिए यहाँ पे 2 पे स्प्लिट होगी, तो ब्रॉड करके देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए पीक हमें 2 में स्प्लिट दिखाई दे रही है। इसी तरीके से कार्बन बी का 1 प्रोटॉन है और इसके नेबरिंग जो प्रोटॉन है वो कितने हैं 2, 2 + 1 अर्थात 3 में। तो ये पीक 3 में स्प्लिट होगी। ये देखिए इसका बिगर रूप हो गया, इसका 3 में स्प्लिट हो गई, ए में स्प्लिट में दे रही है। इसे हम ट्रिपलेट कहेंगे, इसे हम डबलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोटॉन डबलेट और 1 प्रोटॉन ट्रिपलेट में प्राप्त होता है। कपलिंग कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन पीक ऑफ ए स्प्लिट पैटर्न। अगर कोई पीक स्प्लिट हो रही है, उन स्प्लिट पैटर्न में से पीक्स के मध्य की जो दूरी होती है वो कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन्स कपल टू ईच अदर हैव द सेम कपलिंग कांस्टेंट, अर्थात सेम स्प्लिटिंग के लिए जे की वैल्यू सेम होगी। दूसरा, नेबरिंग जो सेम प्रोटॉन है, नेबरिंग कार्बन के या नेबरिंग हाइड्रोजन है, उनके एक दूसरे को अगर वो कपल करते हैं तो उनका जे की वैल्यू लगभग सेम प्राप्त होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। यहाँ पे देखिए ये कार्बन ए और ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन ए में 3 प्रोटॉन है और कार्बन बी में 2 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेते हैं 2 प्रोटॉन, CS2Br HBr ये वाला है। प्रारंभ में सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ एच ए, अगर मान लीजिए ये एच ए नहीं है पास, सिग्नल क्या होगा एक ही आएगा। तो मैं देखिए सिग्नल प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये प्रारंभ में बी ए को अगर एब्सेंट माना जाए तो हमें सिग्नल। अब द प्रेजेंस ऑफ ए की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे देखिए ए में 3 प्रोटॉन है। ये तीनों प्रोटॉन ए के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से कपलिंग करेंगे इस साथ में। मान लीजिए तीनों प्रोटॉन अप्लाइड प्रोटॉन के पैरेलल हो, के साथ में हो, इस तरीके से हमें दिखाई देंगे पहला। दूसरा, एक अपोज कर रहा हो फर्स्ट वाला, बाकी 2 इसको सपोर्ट कर रहे हो। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वाला सपोर्ट कर रहा है, सेकंड अपोज कर रहा है, फिर थर्ड वाला सपोर्ट कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट 2 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो और लास्ट वाला अपोज कर रहा हो। ये 3 पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ये भी सेकंड स्टेप में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट वाला, जैसे इसमें फर्स्ट वाला अपोज कर रहा था, इसमें फर्स्ट वाला अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो और 2 अपोज कर रहे हो। फर्स्ट वाला यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे अपोज करे, सेकंड वाला सपोर्ट करे,
और थर्ड वाला अपोज करे, तो ये अरेंजमेंट है इन प्रोटॉन्स के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में। अरेंजमेंट है इस तरीके से, ये चारों के चारों अपोज करे तो हमें यहाँ पे देखिए फोर तरह की पॉसिबिलिटी, फोर एनर्जी लेवल की पॉसिबिलिटी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये जो दो प्रोटॉन है, इन तीन प्रोटॉनों से इस तरीके से कपलिंग करेंगे, और इस तरीके से कपलिंग करने से यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, अर्थात ये एच ए एच ए अर्थात एच ए के कितने प्रोटॉन हमें, तीन प्रोटॉन। ये तीन प्रोटॉन एच बी के एक सिग्नल को तीन चार तरह से क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। तो ये जो सिग्नल है ये स्प्लिट हो जाएगा फोर के अंदर, इस तरीके से फोर पिक्स में स्प्लिट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेशो एक, यहाँ पे तीन और वन, वन वन में प्राप्त होता है। इसी तरीके से ये जो तीन प्रोटॉन है प्रारंभ में सिंपल, ये मान लीजिए हमें प्राप्त होती है इन द एब्सेंस ऑफ एच बी, एब्सेंस में। अब यहाँ पे देखिए ये दो प्रोटॉन है, एच बी के कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, एच बी के दो प्रोटॉन है जिनकी बैंड फील्ड में, अर्थात एच ए के साथ में एच बी की कपलिंग, दोनों प्रोटॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि एक अपोज करे और एक पक्ष में रहे, तो एक अपोज, अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि फर्स्ट अपोज करे साथ साइड मैग्नेटिक अकॉर्डिंग हो, या ये पॉसिबिलिटी है कि अपोजिंग हो या अपोज करे। थर्ड है दोनों। यहाँ पे यह एक सिग्नल किसका, एच बी का एक सिग्नल, एच बी का जो एक सिग्नल है वो एच सॉरी एच ए का जो सिग्नल हमें प्राप्त हुआ था, ये देखिए एच ए का सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है। यह एच ए का सिग्नल एच बी के साथ में कपलिंग करेगा, और कपलिंग करके हमें ये तीन सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके प्रोटॉन इस तरीके दे रहे हैं हमें, एच ए एच बी के एब्सेंस में एक सिग्नल दे रहे हैं। जैसे ही ये एच बी के साथ कपलिंग करेंगे तो डेट इज स्प्लिट इन थ्री पीक्स, का रेशियो होगा 1:1। तरीके से इसको एक साथ समझें यार। ये दो प्रोटॉन शेल में एच ए की एब्सेंस में होगा, और जैसे ही एच ए प्रेजेंट होता है ये स्प्लिट हो जाता है चार में, और फोर शेल्स में स्प्लिट हो जाता है। और जो रेशियो है वो हमें प्राप्त होगा 1:1। इसी तरीके से CS3 इन द एब्सेंस ऑफ एच बी में, यहाँ पे देखिए एच बी के एब्सेंस से एक सिग्नल प्राप्त होता है, और जैसे ही में एच बी की प्रेजेंस आती है एच बी के, तो यह CS3 का एक सिग्नल स्प्लिट होगा थ्री सिग्नल्स में। ये देखिए हमें थ्री सिग्नल्स में तो दिखाई दे रहा है, और का जो रेशियो होगा 1 प्राप्त होता है। और इन जो पीक्स है, इन पीक्स के मध्य जो गैप डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस ये कहलाती है कपलिंग कांस्टेंट। ये लगभग 7 के आसपास प्राप्त होती है दोनों में। ये नेबरिंग प्रोटॉन है और एक दूसरे को कपल कर रहे हैं और एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं, तो दोनों का ए की वैल्यू लगभग लगभग सेम प्राप्त होती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CS3 तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, और ये तीन प्रोटॉन एक, तो हमारे को तीन पीक्स प्राप्त होंगी।
कितनी पीक प्राप्त होंगी? 3 पीक। पहले तो पोजीशन देखते हैं तीनों पीक की। पोजीशन सबसे ज़्यादा सील्डेड होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये POO से डिस्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सील्डेड ये होगा 3 प्रोटॉन। ये 3 प्रोटॉन सबसे ज़्यादा सील्डेड पीक होगी। उसके बाद में से कम सील्डेड ये वाला होगा, इसकी पोजीशन क्या आएगी? 3 प्रोटॉन। फिर हाईली डीसील्डेड ये 2 प्रोटॉन हो गए, ये 2 प्रोटॉन है। स्प्लिटिंग देखें, ये 3 प्रोटॉन इन 2 प्रोटॉन के साथ कपल करके कितने? 2 है, तो मतलब 3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये 3 में स्प्लिट हो गए। देखिए, एक एक 2 3 प्रोटॉन 3 में स्प्लिट होगा, तो हमें ट्रिपलेट प्राप्त होती है। इसी तरीके से क्या देखते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, तो ये केवल सिंगलेट देगा। तो ये देखिए, ये हमें सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, 3 प्रोटॉन सिंगलेट। और ये 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके 4 में स्प्लिट, 3 है तो +1 के रूप में 4 में, ये 2 प्रोटॉन क्वाड्रेट में स्प्लिट हो रहे हैं। ये हमें 4 1 2 3 4 पीक प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों नेबरिंग प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन नेबरिंग, अर्थात ये पीक और ये पीक दोनों पड़ोसियों की है, तो इनकी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम या लगभग सेम। तो ये देखिए, जे की वैल्यू 7.2 और 7.2, हमें ये जानकारी जैसे दोनों नेबरिंग प्रोटॉन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए, बेंजीन रिंग है, इसके साथ में CS2 CS3 दो और ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये प्रोटॉन को एक जैसे कहेंगे, ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और ये 5 प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हो। पांचों प्रोटॉन में 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। प्रोटॉन की प्रकृति हमने देख ली, तो हमें सिग्नल कितने प्राप्त होगा? 1 2 3। तो देखिए, 1 2 3 हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। अब पोजीशन देखते हैं। और रिंग करंट के कारण, बेंजीन में क्या होता है? रिंग करंट होता है। रिंग करंट के कारण ये पांचों सिग्नल हाईली डीसील्डेड हो गए। तो हाईली डीसील्डेड इधर होता है, तो ये देखिए 5 प्रोटॉनों का हमें एक पोजीशन ये प्राप्त हो रही है, हाईली डीसील्डेड। और चूंकि रिंग करंट के बिल्कुल पास में ये कार्बन है, तो इनके भी ऊपर भी रिंग करंट का प्रभाव पड़ेगा, तो इनसे कम डीसील्डेड की पोजीशन इधर की तरफ हमें प्राप्त होगा। ये जो ग्रीन कलर के दिखा रहे हैं 2 प्रोटॉन, तो सेकंड पोजीशन भी क्लियर हो गई और हाईली सील्डेड थर्ड वाले प्रोटॉन हो गए। अब स्प्लिटिंग को देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 3 प्रोटॉन किससे जुड़े हुए हैं? इन 2 प्रोटॉन्स के साथ। तो इनके 2 नेबरिंग प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन की एक सिग्नल को स्प्लिट कर देंगे 3 के अंदर। तो यहाँ पे हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा। ये देखिए, हमें ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, देखेंगे 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट। अब ये 2 प्रोटॉन है, इन 2 प्रोटॉन से इधर देखिए कोई भी प्रोटॉन नहीं है, कार्बन है सीधा, और इधर 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं। 3 प्रोटॉन के कारण 3+1 के हिसाब से 4 सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो यह जो सिग्नल है हमें 4 सिग्नल में, अर्थात क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होगा। तो 2 प्रोटॉन क्वाड्रेट ये में प्राप्त हो रहा है। अब ये देखिए, ये 5 प्रोटॉन आपस में सेम है, अर्थात एक सिग्नल हमें प्राप्त होगा, सिग्नल एक होगा, लेकिन लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण ये मल्टीप्लेट के रूप में हमें प्राप्त मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हमें 3 सिग्नल के बारे में पता चला, 3 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक सिग्नल की पोजीशन क्लियर हो गई, और कौन सा सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा ये भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त तरीके से। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
नंबर ऑफ सिग्नल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। एक सिग्नल इन 3 प्रोटॉन्स का हो गया, ये देखिए एक सिग्नल 3 प्रोटॉन्स का हमें प्राप्त हो गया। ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इनका एक सिग्नल प्राप्त होगा, इनका एक सिग्नल ब्लू कलर, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने इन पांचों जो प्रोटॉन है उनको एक सिग्नल में कंसिडर किया था, यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड है, दो तरह के सिग्नल बनेंगे। ये 2 प्रोटॉन एक है और ये 3 प्रोटॉन एक हो, तो इन 2 प्रोटॉनों का एक सिग्नल मिलेगा, 2 प्रोटॉनों का एक सिग्नल मिल गया यहाँ पे वाला सिग्नल, और इन 3 प्रोटॉनों का एक सिग्नल मिल गया, तो इन दोनों का हमें एक सिग्नल प्राप्त हो गया। यहाँ पे बेंजीन में डिफरेंशिएट इसलिए हुआ कि यहाँ पे CO ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये ऑर्थो पोजीशन पे H है, बाकी 3 डिफरेंट हो गए। तो हमें नंबर सिग्नल क्लियर हो गए, 1 2 3 4, अर्थात 4 तरह के प्रोटॉन, 4 तरह के प्रोटॉन हो गए यहाँ पे, तो 4 सिग्नल में प्राप्त होते हैं। अब स्प्लिटिंग के बारे में देखते हैं। इन तो 3 प्रोटॉन के पास में ये 2 प्रोटॉन हैं लगे हुए हैं, नेबरिंग प्रोटॉन कितने 2 हैं, तो ये में 3 प्रोटॉन के सिग्नल 3 में स्प्लिट हो जाएगा, 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट स्प्लिट हुआ। ये जो 2 प्रोटॉन हैं इनके नेबरिंग प्रोटॉनों की संख्या 1 2 3 है, कितने में स्प्लिट होंगे दोनों प्रोटॉन का सिग्नल, 4 में, तो देखिए 4 में स्प्लिट हो गया, तो 2 प्रोटॉन क्वाड्रेट। इसी तरीके से इन 3 प्रोटॉन के बारे में देखें, इन 3 प्रोटॉनों के नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या 1 2 है, ये कितने में होना चाहिए, ट्रिपलेट में, बट लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण ये मल्टीप्लेट, 3 प्रोटॉन क्या देते हैं, मल्टीप्लेट। इसी तरीके से 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं भी मल्टीप्लेट फॉर्म में। इस तरीके से हमने आज एग्जाम्पल्स के द्वारा देखा कपलिंग के कारण जो सिग्नल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, कितने में स्प्लिट होंगे तो देखा n+l। थैंक यू, धन्यवाद।